पिछले क्लास में हमने कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है? ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि आपने कंटेनराइज ऐप बनाया, मतलब आपने यूजिंग डॉकर, ठीक है, आपने इमेज बनाया, इमेज बनाया, ठीक है। ठीक, आपने यूजिंग डॉकर इमेज क्रिएटेड, पहला काम आप करते हैं। तो इमेज आपका क्रिएट हुआ लोकल पे। अब उस इमेज को ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है जा करके ऐप सर्विस में या कंटेनर ऐप में होस्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। इस इमेज को स्टोर करने के लिए बीच में एक रिसोर्स आता है जिसको बोलते हैं ACR, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। रजिस्ट्री, ठीक है। ये तो होता क्या है कि हम अपना कोड जो है इमेज बना करके कंटेनर रजिस्ट्री में पुश करते हैं, और कंटेनर रजिस्ट्री क्या करता है कि उस इमेज को रखता है अपने पास, ठीक है। और फिर वहां से जब आप ऐप सर्विस बनाते हैं, जैसे कि चलिए लास्ट आपने ऐप सर्विस बनाया था, हम उसी में चलते हैं, एक बार आपको दिखा दें। portal.azure.com, और कंटेनराइज इमेज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंटेनर एप्स दे रखा है जो कि बेटर है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसा नहीं किया है कि आपको रोक दिया है कि आप जो ऐप सर्विस बनाए हैं उसमें आप इमेज नहीं डाल सकते। उसमें भी आप इमेज डाल करके रन कर सकते हैं कंटेनराइज एप्लीकेशन। ओके, अब देखिए जैसे कि हम ऐप सर्विस बना रहे थे, अभी हम ऐसे ही जो डिफॉल्ट है कुछ लेके आगे चल के बनाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे अभी हम, ठीक है। या प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको पता होगा कि वेब ऐप बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन चूज कर रहे थे। रिसोर्स ग्रुप कोई है, चलिए इसी को ले लेते हैं, रिसोर्स ग्रुप। वेब ऐप का नाम टेस्ट ऐप 1 2 3 4 5 ऐसे ही रख लिया, हम बनाने नहीं जा रहे हैं, हम केवल चेक करने के लिए, ठीक है। अब यहीं पे देखिए आपके पास जो हमने बताया था कोड के थ्रू बताया था, दूसरा यहाँ पे देखिए कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा था ना कि जो जो चीजें आप देख रहे हैं वो आगे चल के चीजें एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। इसीलिए आपको जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कोड पढ़े तो कंटेनर भी जान जाना है, ऐसा नहीं जानना। तो आपको पहले स्टेप में मैंने कोड के थ्रू बताया, आज मैं कंटेनर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप कंटेनर, अब देखिए कोड चुनने पे ये सब करना पड़ता था, और कंटेनर चूज करने पे क्या चेंज आ रहा है। कंटेनर चूज करने पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो चुनने को आया कि लिनक्स में लेना है कि विंडोज में लेना है, और उसके बाद रीजन आ गया कि कंटेनर कहाँ पे है, ठीक है। और अब देखिए इसके बाद इसमें अभी हम नेक्स्ट, ये सब तो ठीक ही है, हम सब तो भरा, जो भरा है रहने देते हैं। प्रीमियम ले रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये प्रीमियम ले रहा है, अगर गलती से हमने बना दिया तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, हम फ्री ले लेते हैं, ठीक है। नेट डेटाबेस नहीं चाहिए, कंटेनर। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं था, कंटेनर। अब यहाँ पे आपसे कहता क्या है कि इमेज सोर्स कहाँ पे होगा, क्विक स्टार्ट, मतलब आप क्विक स्टार्ट में कहीं से भी अपना जो इसका डिफॉल्ट इमेज है वो डाल के बना देगा, ठीक है। या नहीं तो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, ये है एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। जैसे ही आप एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री लेंगे तो पहले तो ये आपसे ये नाम पूछता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ रजिस्ट्री चूज करने का ऑप्शन पूछता है, मैंने एक बना रखा है इसीलिए आ रहा है।
अगर नहीं होता तो ये ब्लैंक आता और आपको करने नहीं देता। तो इसीलिए आपको पहले कंटेनर रजिस्ट्री बनाना होगा, उसमें इमेज पुश करना होगा, तब यहाँ पे आना होगा, नहीं तो नहीं आना होगा। ठीक है, मिलेगा ही नहीं आपको। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे रजिस्ट्री भी आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रजिस्ट्री सर्वर यूआरएल, इमेज टैग, पोर्ट, ठीक, स्टार्टअप कमांड, ये सभी चीजें होती है। तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास, जैसे कि ये पब्लिक देख रहे हैं, एक्सेस टाइप पब्लिक है, प्राइवेट, प्राइवेट भी आप कर सकते हैं। अब प्राइवेट में अगर आपने अपने नेटवर्क पे इमेज रखा है, ठीक है, आपने कंटेनर रजिस्ट्री नहीं यूज किया, आपने अपने नेटवर्क पे, तो आपको फिर अपना रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल, उसका आईडी, पासवर्ड, ये सभी चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप दूसरे रजिस्ट्री से भी कोड को उठा सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। तो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने देखा कि रजिस्ट्री चुनने का ऑप्शन आ जाता है। ओके, अब देखिए, इसके बाद हमने केवल अभी आपको कंटेनर रजिस्ट्री का ऑप्शन दिखाया, दैट्स इट। इतना ही आप समझ लीजिए कि अभी वेब ऐप में कंटेनर रजिस्ट्री हमारा दिख रहा है। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री क्या है। तो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री जो है आपका एक मैनेज प्राइवेट डॉकर रजिस्ट्री सर्विस है। ये प्राइवेट है, ऐसा नहीं कि पब्लिक है। अगर कंटेनर रजिस्ट्री आपने अपने लिए बनाया है तो वो आपका अपना होगा, उसमें शेयरिंग नहीं होती कि कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा टेनेंट भी आके बना ले। तो ये आपका प्राइवेट होता है, ठीक है, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब इसमें क्या है कि इसके अलावा ये इमेज तो रखता ही है, कुछ ये आर्टिफैक्ट्स भी रखता है। आर्टिफैक्ट एक वर्ड है जो आगे हम देखेंगे स्लाइड में कि आर्टिफैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये आपका जस्ट लाइक कि अगर हम पब्लिक रजिस्ट्री की बात करें तो आपको हमने डॉकर हब दिखाया था, बताया था कि डॉकर हब जो है वो पब्लिक रजिस्ट्री है। तो अगर आप प्राइवेट रजिस्ट्री नहीं लेना चाहते तो आप पब्लिक रजिस्ट्री पे भी जा सकते हैं, डॉकर हब का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि डॉकर तो अलग हो गया, वो तो एज्योर का पार्ट है नहीं। इसीलिए जो एसीआर जो फीचर प्रोवाइड करेगा वो फीचर आपको उसमें नहीं मिलेगा, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल, रेप्लिकेशन, मतलब आप इंडिया में उसको होस्ट किए, आप चाहते हैं कि यूएसए में रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है, वो सब चीजें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। और जो एज्योर के सर्विसेज हैं उनको भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉकर हब कंप्लीटली अलग है। तो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री यूज करने से हमको क्या बेनिफिट हो गया कि ये हमारा प्राइवेट स्टोरेज हो गया, जियो रेप्लिकेशन दे रहा है, आपको एज्योर के जो अदर सर्विसेज हैं उनके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसमें जो है आप डॉकर इमेज रख सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्म चार्ट एक होता है, और एक ये ओसीआई आर्टिफैक्ट्स हो गया आपका, ये होता है ऑरेकल क्लाउड इंटरफेस। ठीक है, मतलब ऑरेकल का जो क्लाउड इंटरफेस है वहां के भी जो फाइल्स हैं उनको भी ये अपने में स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये उसको डिस्कार्ड करता है कि नहीं तुम तो ऑरेकल हो, हम माइक्रोसॉफ्ट है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इन सभी चीजों को भी अपने पास स्टोर करता है एक सिंगल रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या फायदे हमने देखा। और बाकी अगर हम बात करें कि एसीआर आप जब लेने जाएंगे, ठीक है, मैं किसी भी रिसोर्स के प्राइसिंग के बारे में आपको नहीं बता रहा है कितना किसमें प्राइसिंग लगेगी। ठीक है, अगर आपको प्राइसिंग देखना होगा तो एक ये है एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर। ओके, ये वाला एक है, आप यहाँ पे इसको खोलिए, प्राइसिंग कैलकुलेटर। और जैसे जैसे आपका अमेजोन का शॉपिंग कार्ट आता है ना, ठीक उसी तरह से ये पूरा फीचर यहाँ पे है। ठीक, अब आप इसमें ये सारी चीजें दी हुई है, वर्चुअल मशीन आपको चाहिए, स्टोरेज चाहिए,
SQL सर्वर चाहिए, ऐप सर्विस चाहिए, आप इन सभी को ऐड कीजिए। ऐप सर्विस चाहिए हमको, ऐड कर लिया। हमको एक SQL डेटाबेस चाहिए, ऐड कर लिया। हम दो ही सर्विस लेते हैं, ठीक है। दो सर्विस लेके आप नीचे जाइएगा तो आपके पास अब ये आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन कि एज्योर SQL डेटाबेस कौन से रीजन में होगा, क्योंकि इसका प्राइसिंग रीजन पे भी डिपेंड होता है। आप सिंगल डेटाबेस लेना चाहते हैं, इलास्टिक पूल सबसे सस्ता होता है, ठीक है, डेटाबेस महंगा होता है। इलास्टिक पूल में होता है ना, बताएंगे SQL सर्वर तो बताएंगे उस समय आपको कि ये एक पूल बना देता है, शेयरिंग पूल टाइप से। तो शेयरिंग कुछ भी रहेगा, मान लिया बस से हम जाते हैं तो बस में भाड़ा कम लगता है, या मेट्रो से जाते हैं भाड़ा कम लगता है, अपनी गाड़ी से जाएंगे तो भाड़ा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, वही चीज है इसमें, ठीक। तो अब इसमें ये सारे हैं इंफॉर्मेशन जो कि इंफ्रा वाले बेहतर इसको समझ सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद आपका रेडेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा मॉडल आप लेना चाहते हैं, देखिए आ गई यहाँ पे आपको बता पूछने के लिए कि आप क्या खरीदना चाहते हैं बताइए। इसका ऑटोमेटिक चैटबॉट आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि आप पे एज यू गो ले लीजिए। एक साल के प्लान में आपको 24% का डिस्काउंट दे रहा है। 3 साल का प्लान लीजिएगा तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बाकी ये करते हुए अगर आप देखेंगे तो टोटल ये डेटाबेस का प्राइस जो है तकरीबन 35,232 रुपये पर मंथ एस्टिमेट इसने किया है। बाकी कुछ स्टोरेज वगैरह ये सब मिला करके टोटल इसका अपफ्रंट मंथली कॉस्ट आ रहा है 35,690 रुपया 54 पैसा, ठीक है। और एनुअल कॉस्ट आपका हो जाएगा 4,28,286 रुपया 53 पैसा, ठीक है। और ऐप सर्विस की बात करें तो एक ऐप सर्विस का यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया मंथली 5,239 रुपया 16 पैसा, ठीक है। टोटल मिलाकर के आपको दे दिया इतना पैसा। कितना आप यहां से एस्टिमेट पूरा निकाल करके जो जो चीज चाहिए क्लाइंट को भेजना है, आप यहाँ पे एस्टिमेटेड टेम्पलेट, हाँ सेव्ड एस्टिमेट मतलब एस्टिमेटेड टेम्पलेट को क्लिक करेंगे तो आगे कैलकुलेट करेगा। और आप इसको इसमें PDF में, एक मिनट कहाँ गया, ऑप्शन होगा नीचे। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या सेविंग ऑप्शन, ये वो दिस दैट, ठीक। इसमें कोई एक और रिसोर्स जुड़ा हुआ था, फिलहाल इसने इतना एस्टिमेट किया आपका मंथली कॉस्ट। आप इसको सीधे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके ये क्लाइंट को दे सकते हैं कि आपको ये सारे रिसोर्स चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट को इतना पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, इतने खर्च आपको लगेंगे, ठीक। तो ये एक आपका एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है एज्योर प्राइसिंग कैलकुलेटर, ये याद रखिएगा। तो कभी इसको एक्सप्लोर कीजिए, ऐसे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि आपको कभी प्राइसिंग देखना होगा कि हम ये सर्विस लेने जाएं तो कितना पैसा लगेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हर एक रिसोर्स को मैनुअली आप यहाँ जाके कॉन्फ़िगर कर लिए, ठीक है। अब फिर अगर आपने डेव में कॉन्फ़िगर किया है, ठीक, अब आप क्या करेंगे कि इसको स्टेप को नोट करके रखेंगे, यहाँ ये चीज मैंने किया था, इसमें ये सेटिंग की थी, इसमें ये सेटिंग की थी, ठीक है। क्योंकि फिर आपको अभी क्यूए इन्वायरमेंट बनाना है, यूएटी इन्वायरमेंट बनाना है, हो सकता है प्री प्रॉड बनाइए, प्रॉड बनाइए, इतने सारे इन्वायरमेंट बनाने हैं, ठीक है। तो अब आप याद नहीं रख पाएंगे कि हमने क्या क्या सेटिंग की थी। तो इसका ऑटोमेशन का एक तरीका होता है एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट, ठीक है। ये होता है आपका और एक और होता है, एक और नाम कभी आप सुने होंगे, ठीक, वो होता है बाइसेप टेम्पलेट, ठीक है। मैं लिख देता हूं नाम, ठीक, ARM यस। टेम्पलेट। और एक होता है बाइसेप, बाइसेप, हाँ बाइसेप टेम्पलेट, स्पेलिंग यही होता है, ठीक है। ये दोनों, ये पूरा आपका
XML फाइल के फॉर्मेट में पूरा बना देता है। इसमें आपको वैल्यूज डाल देनी है, डाल के आपको रख देना है। तो होता क्या है, जो इंफ्रा वाले होते हैं ये सारे टेम्पलेट ले करके, ये सब कॉन्फ़िगरेबल होता है, नाम कॉन्फ़िगर कर दिया और इसकी पाइपलाइन बना देते हैं पूरी की पूरी। तो नतीजा क्या होता है कि अगर हमें डेव सर्वर किसी और रीजन में दोबारा, या मतलब किसी और रीजन में फिर से हमको डेव इन्वायरमेंट बनाना है, तो उन्हें केवल वो वैल्यूज चेंज करके पाइपलाइन चलाना होता है। जैसे ही पाइपलाइन चलाएंगे, जितने भी रिसोर्सेज है वो बनते चले जाएंगे। ठीक है। तो एक बार आपका इंफ्रा का पाइपलाइन बन गया तो आप फ्री हो गए, कहीं पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है ARM टेम्पलेट और बाइसेप टेम्पलेट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिंटेक्स का। अब जो है कंटेनर रजिस्ट्री में, अब आगे देखिए कि आखिर ये कंटेनर रजिस्ट्री क्या स्टोर करता है या कैसे होता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री ये क्या है, तो रजिस्ट्री आपका प्राइवेट एज्योर सर्विस है जो कि स्टोर और मैनेज करता है कंटेनर इमेज और उसके रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स को डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो के लिए। तो ये आपका एक रिपोजिटरी हो, ये रिपोजिटरी एक सर्विस हो गया जो कि स्टोर करता है, और इस रजिस्ट्री के अंदर में होते हैं बहुत सारे रिपोजिटरीज। ठीक है। तो a logical collection inside the registry that groups version of an image or other supported contents। तो जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि आपने डेमो API V1, ठीक है, वर्जन 1 आपने डाला, तो उसने इमेज बनाया, उसके कुछ सपोर्टिंग जो भी फाइल है या जो भी उसके सपोर्ट की जो चीजें हैं, उन सभी चीजों को एक तरह से आर्टिफैक्ट बोला गया। उस आर्टिफैक्ट्स को भी वो साथ रखता है। जैसे कि नहीं कहते हैं कि आप आ, एक आपने पब्लिश फाइल बनाया, आप क्या करते हैं उसमें, ठीक है, पब्लिश फाइल आप बनाते हैं, फिर जो कोड जो रन करने का होता है आप उसमें एक रीडमी फाइल डाल देते हैं कि रीडमी फाइल होता है। और भी बहुत बहुत चीजें जो है, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि मान लिया जाए कि आप हेल्प डॉक या कुछ समथिंग डाल देते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, एक तरह से वो पूरा ग्रुप हो गया, एक आपके पैकेज बन गया वो। तो वो आपका एक पूरा हो गया, एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप को कहा गया रिपोजिटरी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं वही आर्टिफैक्ट जो अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि इमेज के अलावा जो अदर ऑरेकल क्लाउड इंटरफेस कंपेटिबल आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी को उठा करके जो रखता है, या उन सभी फाइल्स को हम आर्टिफैक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है। जनरल इस तो ये टर्म जो आर्टिफैक्ट है हम यूज करते हैं, कि क्या इसका आर्टिफैक्ट दो हमें। ठीक है, जनरली पूछते हैं आर्टिफैक्ट मतलब क्या था, इसका कुछ हमें दो, दिखाओ कि क्या चीज है। अगर मान लिया जाए कि हम एक फाइल किसी को देते तो क्या है ये, कुछ आर्टिफैक्ट बताओ। ठीक है। तो वो होता है इसका मतलब, उसका जो भी सपोर्टिंग चीज है उसको आर्टिफैक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो आपका जो एज्योर पोर्टल है उसमें आप रिपोजिटरी देख सकते हैं। ठीक है। उसके इमेज टैग को भी देख सकते हैं। ठीक है। बट अब उस इमेज में क्या अंदर में घुसा हुआ है वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। एक तरह से वो एग्जीक्यूटेबल फाइल टाइप का हो गया कि उसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ACR जो है आपका रजिस्ट्री हो गया, रजिस्ट्री के अंदर रिपोजिटरी हो गया, रिपोजिटरी के अंदर आर्टिफैक्ट्स हो गए। तो ये है ACR। ओके। अब नेक्स्ट जो है, हम पीछे भी बात किए थे कि टैग्स, टैग्स के बारे में बात करेंगे। टैग्स क्या है, तो पहले टैग आपको दिखा दें तब जा करके टैग आप समझेंगे। तो चलिए किस में हम बनाए थे, ऐप डेमो API, API डेमो निकालते हैं, API डेमो। इसमें हमने पब्लिश प्रोफाइल इसमें बनाई थी ना।
अच्छा, हमने वो बना दिया था पब्लिश प्रोफाइल। पब्लिश प्रोफाइल इसमें हमने ये लोकल वाला बना दिया था। अच्छा, हम अगर न्यू बनाएंगे, अच्छा ठीक है, न्यू बना सकते हैं, चलिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक, एज्योर हमने एक बना रखा है ना, एज्योर कंटेनर ऐप, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है, हमने इसको चूज किया। और अब ये सर्च कर रहा है क्योंकि एक रजिस्ट्री ऑलरेडी है, तो ये दिखा देगा हमें माय रिसोर्सेज में ये एक रजिस्ट्री है। नेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया डॉट नेट एसडीके और डॉकर डेस्कटॉप। डॉकर डेस्कटॉप से चलते हैं, फिनिश। अब देखिए, ये जो पब्लिश प्रोफाइल बनी है, इसमें सबसे नीचे देखिए, नीचे आ रहा है इमेज टैग लेटेस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है इमेज टैग लेटेस्ट, ये डिफॉल्ट लेता है। आपको अगर इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए यहां पे जाना होगा। यहां पे केवल एक ही ऑप्शन आता है, एडिट इमेज टैग, इसको क्लिक कीजिए। लेटेस्ट की जगह आप चाहते हैं कि V1 हो जाए, आप V1 कर दीजिए। ठीक है, V1 हो गया। तो ये इमेज टैग यहाँ पे होता है। अभी केवल आप ये जानिए कि ये इमेज टैग होता है, और ये जो इसमें इमेज इसका जो बन के जाएगा, उसके साथ V1 लग के जाएगा। बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट होता है, लेकिन हम इमेज टैग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखने के लिए कि आखिर ये टैग का बेनिफिट क्या है। ठीक है, टैग होता क्या है। तो देखिए, अब मान लिया जाए कि आप एक इमेज पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस इमेज की कुछ आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर हमने लेटेस्ट लगा दिया, लेटेस्ट लगा के भेज दिया, अभी आपने भेजा लेटेस्ट लगा के, एक इमेज रन हो रहा है, फिर से आपने कुछ चेंज किया, फिर से लेटेस्ट भेजेंगे, तो क्या होगा? पिछला वाला लेटेस्ट का लेटेस्ट टैग खत्म हो जाएगा, और वो आपका इमेज ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, और लेटेस्ट टैग अब नए वाले इमेज को मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपको अगर उसको रिवर्ट करना होगा, रोल बैक करना होगा, तो आप कौन से इमेज को करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अब तो लेटेस्ट टैग है ही नहीं उसके साथ और ना ही आपने कुछ और दिया, वो तो बिना टैग का पड़ा हुआ है। तो रोल बैक करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हर एक इमेज के आइडेंटिटी के लिए हम अलग अलग टैग लगाते हैं, अलग अलग वर्जन लगाते हैं। जस्ट लाइक मान लिया वर्जन 1.1 था या 1.0 था, आपने जो दोबारा पुश किया उसमें 1.1 कर दिया। ठीक है, तो अगर रोल बैक करना है, तो आपको पता है कि हमको 1.1 से पुराना जो हमारा 1.0 है, 1.0 आप उठाइए, काम कर लीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक टैग को चेंज करने का बेनिफिट होता है, और यहीं से सबकी वर्जनिंग भी होती है, नहीं तो वर्जन नहीं बन पाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, ठीक है, इसके अलावा टैग में एक और चीज होता है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में पढ़ेंगे कि अब आपने तो मान लिया जाए 1.1 1.2 लगा दिया, ठीक, गलती से 1.2 आपने दोबारा नहीं चेंज किया, दोबारा पुश कर दिया, तो वो पिछले वाला ओवरराइट हो जाएगा, उसके पास अब 1.2 मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो पिछला जो कौन सा बिल्ड गया था, वो आप खोजते रह जाएंगे, मिलेगा ही। ठीक, तो ये प्रॉब्लम होती है इसके साथ, क्योंकि इसमें मैनुअली या आप पाइपलाइन के थ्रू कर रहे हैं, तो एक तरह से आप एडिशनल एफर्ट डाल रहे हैं वर्जन चेंज करने के लिए। ठीक है, जो कि सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, लेयर के बारे में तो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि डॉकर फाइल है, तो डॉकर फाइल में हर एक क्या कह सकते हैं, लाइन बाय लाइन कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या कि यह लेयर्ड आर्किटेक्चर है, क्योंकि उसमें एक कमांड रन हुआ तो एक लेयर बना, दूसरा कमांड रन हुआ दूसरा लेयर बना। ठीक है, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर उसको कहा जाता है। इतना ही हम इसको समझते हैं फिलहाल। नेक्स्ट, मैनिफेस्ट। अभी जो मैं कह रहा था टैग के जगह पे, कि अभी हम 2 स्लाइड के बाद पढ़ेंगे, वो है मैनिफेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अपने से नहीं लिखते, V1 V2 नहीं लिखते, हम वहां पे इसको सेट करते हैं SHA-256 डाइजेस्ट। मतलब ये एक आपका एल्गोरिदम टाइप से है, ठीक, जो कि हमेशा वो क्या करेगा, एक यूनिक वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, जो कि इम्यूटेबल होगा, मतलब हट नहीं सकता। मान लीजिए हमेशा हम एक नया वैल्यू जनरेट करके दें, तो आप जितने मन उतने पुश कीजिए, आपका पिछला टैग भी अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं उसको। तो मैनिफेस्ट का ये फायदा होता है। तो उसमें SHA-256 एक एल्गोरिदम है, जो कि जब वो टैग बनाता है तो SHA-256 के साथ में एक आपका यूनिक नंबर ले लेता है। ठीक है, जिससे कि आपका इमेज को आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं। तो ये है मैनिफेस्ट। नेक्स्ट देखें, बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको रजिस्ट्री को करना है तो कहता है क्या है कि आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो नेम स्पेस बनाइए। मतलब रिपोजिटरी आप टीम, इन्वायरमेंट, कौन सा प्रोजेक्ट है, इन सभी चीजों को लेकर के आप क्रिएट कीजिए, ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि रजिस्ट्री एक दिया गया, आप समझिए कि किस डिपार्टमेंट के लिए किसका प्रोजेक्ट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमेशा रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा कि रिपोजिटरी कैसे होगी। ठीक है, उसमें क्या इमेज होगा, कौन सा डिप्लॉयमेंट पैटर्न होगा, ये सभी। जियो रेप्लिकेशन इनेबल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक जगह पे रखा, उसका कोई बैकअप नहीं है, वो अगर कुछ नेचुरल क्लाइमेट से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिजास्टर हुआ, तो वो खत्म, तो बात खत्म, आपका सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जियो रेप्लिकेशन करना जरूरी है। साथ ही साथ अब मान लिया जाए कि आप दिन भर में 100 बिल्ड भेज रहे हैं, 100 इमेज बन रहे हैं, तो उसका स्टोरेज भी तो होगा। अगर वो स्टोरेज आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका अगला बिल्ड जाएगा ही नहीं। इसीलिए हमेशा इसका क्लीन अप करना भी जरूरी है। क्लीन अप के लिए पॉलिसी बनाइए कि जो इमेज इतने टाइम से पुराने हैं, अनटैग्ड हैं, उन सबको डिलीट करो। ये करना जरूरी है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको कि हम अपनाते हैं रजिस्ट्री का काम करने के लिए। ठीक है, फाइनली यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब कुछ हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, बहुत थ्योरी पढ़ लिए, कुछ प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। ओके, तो अभी जो हमारा ये है, इसमें हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, कि हमको एक, इसमें तो चाहे तो डॉकर फाइल अच्छा, ये नॉर्मल वाला एप्लीकेशन डॉकर फाइल नहीं है। ठीक है, हमने इसको क्या करें, कंटेनर रजिस्ट्री में ना है। अच्छा ठीक है, पहले हम डॉकर के थ्रू देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। छोड़िए, हटाइए, हम एक फटाफट कुछ इसी या में नहीं ऐड हो पिछ सकती सर डॉकर फाइल? इसमें भी ऐड हो जाएगा, कर लेते हैं ऐड। कहाँ गया, कहाँ गया, ये कहाँ इसी गया, से ऊपर है। डॉकर सपोर्ट, हाँ जी। हाँ डॉकर सपोर्ट। ठीक है, लिनक्स ओके कर लिया हमने। अब डॉकर डेस्कटॉप हमें रन करना पड़ेगा। डॉकर को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको डॉकर डेस्कटॉप रन करना पड़ेगा। हमने ये वाला एप्लीकेशन में .NET SDK वाला किया था ना। नहीं, इसमें SDK लिया था तो इसमें नहीं आ रहा। SDK या तो SDK हाँ जी, लीजिए हाँ। या तो वो लीजिए, इसमें हाँ। नहीं आएगा।
SDK। ठीक है। अब दूसरा वाला जो था रिसेंट प्रोजेक्ट में एक एपीआई, ये तो एपीआई डेमो है, मुझे लगता है ऐप डेमो। अब इतना ज्यादा नहीं सोचना, खोजना क्या है, एक न्यू प्रोजेक्ट बना ही देते हैं। ये रहा आपका एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई को ही लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट। ठीक। डेमो एपीआई, डेमो एपीआई डायरेक्टरी ऑलरेडी है तो न्यू कर देते हैं। अच्छा, ये ईएमपी, ईएमपी डेमो एपीआई कर देते हैं। ठीक है, ईएमपी डेमो एपीआई। और नेक्स्ट, चलिए कुछ ढंग का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, देखने में अच्छा लगे। इसके जगह पे हमने डॉकर फाइल ले लिया, ओपन एपीआई सपोर्ट ले लिया और क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये लास्ट क्लास में हमने तो ऐसे 2026 मैंने अभी इंस्टॉल किया नहीं है, क्योंकि उतना अब मेरा ज्यादा काम कोड वाला है नहीं, इसीलिए हम ज्यादा कोड को ये नहीं करते। लेकिन 2026 के एनवायरनमेंट में लास्ट क्लास में आप लोगों को नहीं बताया था कि उसमें जो है आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ओपन एपीआई का सपोर्ट वो टेम्पलेट में डायरेक्ट नहीं आता है, तो उसके लिए आपको जो अलग से इसका न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा क्या कैसे करना है। तो अब ये हमारा आ गया एक सिंगल एप्लीकेशन जिसमें कि हमें इसको हटाना है। ठीक है, इस डेवलपमेंट, और ये ऐसे ही रन होता है। ठीक है, अब जो है हम एक एप्लीकेशन फटाफट बना लेते हैं। चलिए आज थोड़ा सा चैट चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी, क्रिएट ऐसे नहीं, क्रिएट प्रोजेक्ट, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखते, क्रिएट वर्ड ऑपरेशन, इसका सिंटैक्स लिखने में दिक्कत होता है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ एपीआई प्रोजेक्ट, एपीआई मिनिमल एपीआई, क्रिएट अ मिनिमल एपीआई प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्ट कार्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन यूजिंग, बहुत ज्यादा पीस में आ जाएगा उतना करने पे। ऑपरेशन यूजिंग प्रोडक्ट कार्ड ऑपरेशन, using .NET Core 8। हाँ 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 वही डॉट नेट कोर। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। ठीक, इसको विद अब सी इंटर, शार्प लिखना सर। डॉट नेट कोड, हाँ सी शार्प भी लिख देते हैं, ऐसे सी शार्प बाई डिफॉल्ट वो सी शार्प में ही लेगा। ठीक है, अब ये जो है ये पूरा प्रोजेक्ट आपका बना दिया। इसमें इसने क्या बनाया है, एक मॉडल बनाया है, और मॉडल बनाने के बाद इसने प्रोग्राम डॉट सी एस पे सारा कोड कर दिया है, सारा एपीआई बना दिया है। अच्छा एक चीज और लिखना था तो मैं भूल ही गया, वो लाइन याद कर रहा था मैं। ठीक है, फिर से लिखता हूँ। सर इसी को एडिट कर दो ना, और हाँ एडिट उसी को, कर। हाँ उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट करता हूँ फिर से मैं, एंड यूज इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस भी इन मेमोरी यूज कर लेगा। तो जब आप वो बनाते हैं ना आप एपीआई का टेम्पलेट, माइक्रो सर्विसेज का टेम्पलेट, ठीक है, तो कुछ इसी तरह से बनाते हैं, इन मेमोरी डेटाबेस लेके बनाते हैं, क्योंकि बाद में डेटाबेस जो लेना है उसको तो लेकर कनेक्शन स्ट्रिंग में आप चेंज कर देंगे। इन मेमोरी डेटाबेस किनको किनको पता है ये बताइए।
इन्हीं को नहीं पता? सभी ठीक है, को पता है चलिए। सर। ये सब इन पता है। चलिए मेमोरी कोई डेटाबेस सर, जैसे हमारे पास खुद सर का लिस्ट और एरे से ही कर दें। डेमो डेमो कुछ डाटा हम अपने एक जैसे सर्विसेज में ही डिफाइन कर देते हैं। जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारी मेमोरी के अंदर वो डाटा क्रिएट हो जाता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते, क्या है, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए, इसमें दो प्रोजेक्ट हैं, दो ये है पैकेज है। तो हम फटाफट उसके हेल्प से, इसमें न्यूगेट के हेल्प से, ठीक है, मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाते हैं। ठीक, ये सब काम आप लोग हमेशा करते हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट थोड़ा ले चलूंगा। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इन मेमोरी। इसी के जगह पे अगर सीक्वल आया था तो सीक्वल का होता है, पोस्टग्रेस आया था उसका उसका होता है, तब डॉट के बाद ही चेंज होता है। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क ये हो गया, ये ले लिया हमने। हो गया इंस्टॉल, अच्छा, इंस्टॉल बटन, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया हमने। अप्लाई, एक्सेप्ट, पैकेज स्टोर फेल्ड, रोलिंग बैक पैकेज चेंजेस फॉर दिस आपका एट डॉट नेट 8.0 एट वाला है ले सर। लो, 8.0 वाला ले लो। हाँ, ये कम वाला वर्जन लेते हैं, 8 ले लेना। ये ले लेते हैं 8.0.28 ले लेते हैं, देखते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। नया वाला आया है ना, तो ये नया वाला, तो इस तो न्यूगेट से उठा रहा है पूरा। तो न्यूगेट से उठा रहा है तो इसका सपोर्ट जो डॉटनेट का नया वर्जन होगा उसमें आएगा। ठीक है, ये पुराना वर्जन हमने लिया। अगर आप 2026 में है तो आप नया वर्जन लीजिएगा। ठीक है, अब ये एक हो गया। दूसरा एक्स वैस बकल एएसपी डॉट नेट कोर है। ठीक है, इसने इसको लिया है। वैस बकल एएसपी डॉट नेट कोर, ये तो ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी है ये, तो जो है चल रहा है, चलने देते हैं। ठीक, अब चाहता क्या है, पैक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में इसने एक डेटा फोल्डर बनाया है, मॉडल बनाया है। डेटा के अंदर एफडीबी कॉन्टेक्स्ट लिखा है, मॉडल लिखा है। ठीक है, डेटा एक फोल्डर बनाया हमने, फटाफट ऐड न्यू फोल्डर डेटा, और एक फोल्डर बनाया ऐड न्यू फोल्डर मॉडल। ठीक है, अब इसमें डेटा के अंदर आपको बनाना है एफडीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, एक क्लास बनानी है, और उसका यहाँ पे इसने ये कोड लिखा। पहले हमें मॉडल बना ले, सही रहेगा। तो मॉडल बनाना है, ये है मॉडल का कोड, प्रोडक्ट के नाम से है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के नाम से क्लास हम फटाफट बना ले मॉडल के अंदर। ऐड क्लास, और हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट। ऐड, ठीक है, इसमें इसके ये हो गए आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, ये 4 फील्ड हो गए इसके। ठीक है, ये हमने बना लिया फटाफट। उसके बाद अब एफडीबी कंटेक्स्ट की बारी है। तो डेटा में गए, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू क्लास। ठीक, और यहाँ पे हमने नाम देना है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एफडीबी कंटेक्स्ट। एफडीबी कंटेक्स्ट ऐड, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या कोड डालना है एफडीबी कंटेक्स्ट में, तो इसमें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एफडीबी कंटेक्स्ट के साथ में सब ले लेगा ये खुद से, और उसमें नेम स्पेस उसने दिया है, क्योंकि ये वाला हटाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट एपीआई मॉडल्स, इसको हटा देते हैं खुदा, क्योंकि ये उसमें हम प्रोजेक्ट का नाम हमारा ये है ना,
EMP डेमो API, हम इसके अंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया DB सेट प्रोडक्ट के साथ में बन गया, एक काम हो गया। और अब जो है हमें क्या करना है, program.cs में ये कोड लिखना है। हमने कॉपी किया और गए program.cs में, ठीक। और इसमें उसने क्या पता उसको यूज किया है कि नहीं किया है, स्वेस बकल देखें, हाँ किया है यूज, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस पूरे कोड को हटाना है, इसके जगह पे उस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला हटा देते हैं। ठीक है, हो गया। और रीबिल्ड, हो गया। डॉकर फाइल सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम ही रहेगा, प्रोजेक्ट का नाम वही है ना। सॉरी, तो सेम ही रहेगा। ये हो गया हमारा, बिल्ड हो रहा है, रन कर लें। ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगा? ठीक है, ये पूरा डेमो API बनाने में हमें कितना टाइम लगा? मुश्किल से 10 मिनट। और ये पूरा अब काम करेगा। ठीक है, पोस्ट, ट्राई इट आउट, यहाँ पे हमने डाल दिया 1 प्रोडक्ट है। ठीक है, लैपटॉप, क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस हो गया, मान लिया जाए हम डाल देते हैं 50,000। ठीक है, 50,000, क्वांटिटी 1, एग्जीक्यूट, हो गया। दूसरा डाल देते हैं MOUSC माउस, ये है 1,000 रुपये का। ठीक है, एग्जीक्यूट। ठीक है, 2 बन गया हमारा। गेट में गए, ट्राई इट आउट किया, एग्जीक्यूट किया, दोनों रिकॉर्ड आ गए हमारे। ठीक है, तो जब तक ये प्रोजेक्ट रन होता रहेगा, इसके मेमोरी में ये डेटाबेस रहेगा। ठीक है, और जब आप कंटेनर में डाल देंगे तो वहां तो रन होता ही रहेगा वो। ठीक है, तो वो वहां पे डेटा आपको दिखता रहेगा। अब उसी तरह से आपका अदर ऑपरेशन है। ठीक है, जो HTTP वर्ब्स होते हैं, अब मान लिया जाए ये पोस्ट 2 रिकॉर्ड आ गया। अच्छा ये, हाँ, गेट, गेट आईडी से गेट कीजिए, पुट हो गया अपडेट करने के लिए, डिलीट हो गया आपका डिलीट करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोगों को पता है? मैं हाथ उठाना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि आप हाथ उठाइए केवल, इसीलिए मैं कहा गया इसको ओपन करता हूं। ठीक है, हम्म, इन पांचों के अलावा और कौन सा HTTP वर्ब होता है? इस तरह से ये सारे APIs अभी आपके सामने जो जनरल API है वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो ये एप्लीकेशन हमारी बन के रेडी हो गई, इसमें अदर चीजें आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसको बंद करते हैं। डॉकर फाइल का ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि डॉकर फाइल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब ये डॉकर बन गया। पहली चीज, इस डॉकर के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम .NET SDK यूज करें या नहीं तो डॉकर डेस्कटॉप यूज करें, जो कि हमने बताया था आपको डॉकर डेस्कटॉप के बारे में। ठीक है, इन दोनों को यूज करें। अब ये जो इमेज है, अब ये जो हम इसे पब्लिश करेंगे, तो ये इमेज को रखने के लिए हमें क्या करना है, कंटेनर रजिस्ट्री चाहिए। तो कंटेनर रजिस्ट्री में भेजने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय है? ठीक है, देखिए, एक तो हमारे पास नॉर्मल तरीका है, नॉर्मली हम भेज देंगे। और दूसरा हमारे पास है ACR टास्क। ठीक है, ACR टास्क क्या होता है, इसे भी हमें देखना है। फिलहाल हम नॉर्मल तरीका देखें,
तो नॉर्मल तरीका ऑलरेडी आपको दिखा ही चुके हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बिल्ड में गए, पब्लिश पर क्लिक किया, यहां से एज्योर चूज किया, नेक्स्ट गए, फिर इसके बाद में एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री ली, नेक्स्ट किया, हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है तो हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, डॉकर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, ले लिया और फिनिश कर दिया। और इसका वर्जन अपडेट कर देते हैं, ठीक है। एडिट इमेज टैग, और यहाँ पे देखिए जनरेट टैग ऑन पब्लिश, ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए भी है, हम V1 कर देते हैं। ओके, सो ये V1 हो गया, और अब इसको जो है कर दीजिए पब्लिश, काम खत्म, पब्लिश हो गया। ठीक, चले पोर्टल पे देखने, पोर्टल पे आ गए हम, कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इसको ओके करते हैं। ये है हमारा कंटेनर रजिस्ट्री, और इसमें आ गया, इसमें आएंगे रिपोजिटरीज में, मैंने ये पहले से एक डाल रखा था। दूसरा है EMP डेमो API, ठीक है। ये देखिए, ये आपका EMP डेमो API टैग कौन सा है, V1, ठीक है, V1। इसका डाइजेस्ट देखिए, ऑटोमेटिक इसने SHA और एक GUID जोड़ दिया है इसमें, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट इसका ऑटोमेटिक ऐड हो गया, टैग इसमें V1 है। ठीक, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको अभी देखिए, अब ये पूरा यहाँ कमांड भी देने लगता है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें, ये डॉकर पुल, उसने पुल डॉकर पुल कमांड यहाँ पे देने लगता है, करके हम देखेंगे अभी। तो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा डिटेल दिख गया कि किस प्लेटफॉर्म में क्या में कैसे बना हुआ है, ये पूरा आपका इमेज, ठीक है, ये पूरा। तो इसका पूरा ये मैनिफेस्ट फाइल, मैनिफेस्ट जो है वो आपका दिख रहा है, ये पूरा इसका मैनिफेस्ट है, डिस्क्रिप्शन पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि हम कैसे रजिस्ट्री, ये कंटेनर में इमेज को पुश करेंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट करना हो, कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, डिलीट रिपोजिटरी, ठीक है। और इसको भी, इसको हम डिलीट कर देते, अब डिलीट करते हैं, थोड़ी देर बाद जब दोबारा पुश करेंगे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप सोच रहे थे कि हम पूछ रहे थे कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो कंटेनर रजिस्ट्री यहाँ पे अगर टाइप करेंगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ टाइप करते हैं रजिस्ट्री, ठीक है, इसमें देखिए मिलेगा एज्योर डिवाइस रजिस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। ये इंट्रा आईडी के थ्रू होता है इसलिए ये नहीं, हमें किसको लेना है, हमें लेना है कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। कंटेनर रजिस्ट्री लीजिए, क्या आ गया, इसको बंद कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट कंटेनर रजिस्ट्री। इसमें देखिए आपको क्या भरना है, रिसोर्स ग्रुप रजिस्ट्री का जो भी नाम होगा उसके साथ में आपका डोमेन लगेगा .azure.cr.io, ये एक URL बनाएगा। लोकेशन, लेबल इसमें है अलग अलग है, टीनेट और बाकी सब्सक्रिप्शन रीयूज करके सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल जानना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर रजिस्ट्री डोमेन नेम, अवेलेबिलिटी जोन, प्राइसिंग, 3 तरह की प्राइसिंग बताई थी, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो आप बेसिक में करके बनाइए, क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि ये केवल रिसोर्स बना के मैंने 3 दिन से छोड़ा है, मेरा जो बिलिंग दिख रहा है 100 रुपये दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। बस ये इंफॉर्मेशन डाल के नेटवर्किंग इंक्रिप्शन टैग में कुछ होता नहीं है, आप बना करके सिंपल इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बस यही इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लीजिए क्रिएट, आपका क्रिएट हो जाएगा।
इमेज को उठा कर पुश कर दीजिए, इमेज पुश हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रजिस्ट्री कैसे क्रिएट करना है ये आपके ऊपर छोड़ दिया। इमेज पुश करने का विजुअल स्टूडियो से वो मैंने दिखा दिया। ठीक है, और बाकी आप भी अपने पास कुछ एप्लीकेशन इस तरह से बनाना चाहते हैं चैट जीपीटी के हेल्प से, तो एक डेमो एप्लीकेशन बना के रख लीजिए, ताकि जिसको हम रन कराएं तो कुछ हमें अच्छा गुड फील हो कि हाँ चलो कुछ हम अपना एप्लीकेशन रन करा रहे हैं। ठीक है, ना कि हम टेम्पलेट रन करा रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट रन करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड रन करा रहे हैं, वो नहीं। एक कुछ रनिंग एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बनाइए और ये काम कीजिए। इतना हमने देखा इसमें।